हेलो बच्चों, बेंस जीएस में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं खिलजी वंश पे। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हम लोगों का पूरा हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और वहीं से माना जाता है एक क्रांति, खिलजी वंश को एक खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जो गुलामों का वंश चला आया कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक, तो वो उसको समाप्त करके खिलजियों ने कब्जा कर लिया। खिलजी जो है वो अफ़गानिस्तान के हेलमंद पहाड़ियाँ क्षेत्र के तुर्क थे और उनका स्वभाव हाव भाव जो है पठानों जैसा था। ठीक है, तो उनको जो है खिलजी कहा जाता था। और ये हेलमंद पहाड़ियाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के भारत के ऊपर की साइड में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में के ये क्षेत्रों में हेलमंद पहाड़ियाँ थी, वहाँ के ही ये खिलजी थे। और बलबन के टाइम में ये खिलजी दिल्ली सल्तनत में इन्वॉल्व हुए, आर्मी के साथ भर्ती हुए। जब मौका लगा उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो हम लोग जो चलते हैं इस पे, तो अभी जो है आप देखेंगे खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी 1290 यानी 1290 में उसने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पे कब्जा कर लिया और अपना जो राज तिलक है बलबन का लाल महल था वहाँ पे भव्य तरीके से करवाया था। ये कि जो गुलाम थे, तो आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से सिस्टमेटिक पहला सुल्तान था। आपने पीछे पढ़ा है कि जो इल्तुतमिश जिसने वंशानुगत शासन व्यवस्था की शुरुआत की, उन्हीं के परिवार के आगे बारी बारी से सुल्तान छोटे छोटे टाइम पीरियड में रहा और पतन की तरफ दिल्ली सल्तनत जो इल्तुतमिश के समय में राइज थी वो पतन की तरफ शुरू होती है। बलबन फिर उसको संभालता है और पावरफुल सुल्तान के रूप में शासन करता है। वो पीछे आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद खिलजियों की बारी आती है, तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। पहला जो है गुलाम कंप्लीट हुआ खिलजी, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो है जलालुद्दीन खिलजी। आप देखेंगे कि जो है खिलजी वंश का ये संस्थापक था। जो जलालुद्दीन खिलजी था ये उदारवादी सुल्तान था, उदारवादी लिबरल था। उसके जो कार्य हैं बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थे और उसकी आंतरिक नीति जो है दूसरे लोगों की सुविधा के आधार पर बनी हुई थी। कि कई सारे ऐसे विद्रोही भी रहे हैं जिनके विद्रोह को उसने माफ़ कर दिया, विद्रोह को शांत करवाया और उनको पकड़वा के अपनी राज की सीमा से बाहर छोड़ देता था। तो इस तरीके से उसकी उदारता वाली नीति थी। अगला हम देखते हैं खलीफा द्वारा मानता नहीं। आपको मालूम है कि खलीफा जब तक किसी सुल्तान को मानता ना दे तो वो सुल्तान वास्तविक रूप में माना नहीं जाता था। और इसकी परंपरा जो शुरुआत हुई थी आपको मालूम है कौन? महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला था, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। कौन? महमूद गजनवी। अब यहाँ पे जो गुलाम वंश डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, तो आपको मालूम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इसीलिए नहीं माना जाता था कि उसने जो है खलीफा द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त की थी। ठीक है, जिसने की थी वो इल्तुतमिश था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश था। लेकिन खिलजी वंश के जो सुल्तान थे वो खलीफा के से मान्यता प्राप्त करने की ऐसी उन्होंने कोई जहमियत नहीं की, कोई आवश्यकता नहीं की कि नहीं हम खलीफा वगैरह के कोई मान्यता के को हम स्वीकार नहीं करते वगैरह। तो ठीक है, खिलजी वंश के किसी भी सुल्तान ने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अगला चलते, जब जैसे ही ये राजगद्दी पे बैठा उदारवादी था, तो
लिबरल इसकी पॉलिसी थी, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि विद्रोह वहाँ पे होंगे। तो दो विद्रोह ऐसे हुए हैं, जैसे पहला विद्रोह है, देखेंगे क्या नाम, मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू जो है कड़ा मानिकपुर जो क्षेत्र है प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है कि ये जो क्षेत्र है कड़ा मानिकपुर क्षेत्र। मलिक छज्जू जो है, जो बलबन का भतीजा था, इसने जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो यहाँ इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जलालुद्दीन ने अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे भेजा। क्यों भेजा? आर्मी का कमांडर बना के, और वो जो है इस विद्रोह को इसने शांत कराया, विद्रोह को समाप्त किया, यानी कि 1290 में जो हुआ था। और उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। बहादुरी से प्रभावित था, और चाचा ने अपनी बेटी का विवाह भी अपने भतीजे के साथ किया था, दामाद भी था, रिश्तेदारी भी थी, वीर था। और वीरता के जो है कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कड़ा मानिकपुर यानी कि मलिक छज्जू का विद्रोह का इसने समाप्त किया। अगला जो एक बड़ा विद्रोह मिलता है, सीदी मौला का विद्रोह। एक ईरान से आया हुआ एक तांत्रिक था, जो है बहुत ज़्यादा ही उसने राज्य में जो है एक तांत्रिक विद्या स्टार्ट की हुई थी। बहुत लोग उसके अनुयायी भक्त बने जा रहे थे, हजारों लोगों को जो है भोजन भी कराता था, और जो है जलालुद्दीन के एक बेटा भी उसका अनुयायी बन गया था, और सुल्तान की किसी तरीके से जो है वो जो पॉलिसी थी उसको नहीं मानता था। तो इस वजह से वो सुल्तान का विरोधी हो चुका था, विद्रोह उसने कर दिया। हालांकि जो है सीदी मौला के विद्रोह को समाप्त कराने के लिए भी उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, और उसमें भी उसको कामयाब, तो जो विद्रोह हुए वो उनको समाप्त कराया, उसमें कामयाबी मिली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक जलालुद्दीन खिलजी एक आक्रमण करता है जो इतिहास में थोड़ा फेमस है, जिसका नाम है रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर यानी कि राजस्थान में है, यहाँ पे रणथंभौर, यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पे राणा हमीर देव जो हैं हिंदू राजपूत शासक थे, तो वो भी शक्तिशाली थे, वीर थे। कई दिनों तक युद्ध चलता है, अंततः कोई परिणाम नहीं होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है, कोई परिणाम नहीं होता है। तो जो है जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना वापस ले लेता है, और यहाँ पे एक स्लोगन एक इतिहास में फेमस है कि ऐसे रणथंभौर जैसे किले जो हैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर हैं, और हम ऐसे किलों को छोड़ते हैं। तो रणथंभौर पे जब कामयाबी नहीं प्राप्त हुई, तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी एक कमेंट करता है। चलो आगे हम आगे के अभियानों पे, तो बाकायदा दिल्ली पे अपना शासन कर रहा होता है। तो कुछ जो है अभिलाषाएं जो हैं जागती हैं, वो किसके? वो हैं उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब उसकी ये था चाचा सर्वे सर्वा सुल्तान हैं, और चाचा की एज भी हो चुकी है। चाचा करीब करीब जो जलालुद्दीन खिलजी है 80 के आसपास एज का था, और जो है अब उसकी सुल्तान बनने की अभिलाषा जागी। चाचा ऐसे तो देने वाले नहीं थे कि हाँ उनकी एकदम से राजगद्दी भतीजों को दे दें, ठीक है। चाचा को बड़ा मुश्किल से मिली हुई थी। तो आपको भी मालूम है कि जो राजगद्दी जल्दी किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जल्दी देता नहीं है। आपने कई राज्यों में सुने हुए मुख्यमंत्री जैसे ही बदलने हुआ तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसका भी कारण है, कोई भी कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। वही उसने सोचा ऐसा चाचा के पर भी लागू होगा। तो उसने एक
प्लान किया। क्या प्लान किया कि भाई सूबेदार था, उसकी छोटे मोटे आर्मी थी, तो बिना चाचा की परमिशन से अलाउद्दीन खिलजी ने उसने सुन रखा था कि जो हमारे राज्य के निकट यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो कड़ा मानिकपुर है, ये उत्तर प्रदेश में हिस्सा है, इलाहाबाद से लगा हुआ जौनपुर वाला हिस्सा, और ये जो है मालवा भिलसा ये है मध्य प्रदेश में। तो बिना चाचा की राय परमिशन से उसको ये पता लगा कि बगल में जो राज्य है मालवा भिलसा वो संपन्न है, और अगर वहाँ पे हमने आक्रमण किया तो हमें कामयाबी मिली, तो हो सकता हम उसका यूज करेंगे अपने लिए। तो चाचा से कोई परमिशन नहीं ली, और इसने जो है छोटी सी सेना जो भी थी उसकी, उसमें कुछ कमांडर और जोड़े, 1292 में इसने मालवा भिलसा पे चुपचाप तरीके से आक्रमण किया, और राजपूतों का जो एक किला था इस पर भी उसने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद आपने जो देखा होगा, जानते हैं कि जो संधि होती है जो विजेता के फेवर में रहती है, जो भी संधि के तहत तय होता है सोना चांदी वगैरह, तो वो उसको संपत्ति मिली और कड़ा मानिकपुर आया। अब इसने एक चाल चली, चाचा को कैसे प्रभावित किया जाए, पहले भरोसा कैसे दिलाया जाए। तो चाचा को पास एक मैसेज भेजा, एक खत भेजा। खत में लिखा कि चाचा हम आपसे दुखी हैं, हम दुखी हैं। दुख का कारण है कि हमने बिना आपकी पर मर्जी के मालवा भिलसा पर आक्रमण किया और हमें उसमें कामयाबी मिली और हमें बहुत सा धन प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि आप कड़ा मानिकपुर आएँ और हम आपको वो संपत्ति भेंट करना चाहते हैं। तो चाचा ने उसका बुरा नहीं माना। बुरा इसलिए कि चलो भतीजे ने बिना मेरी मर्जी से आक्रमण किया, कामयाबी हुई तो कुछ मिला ही है, कुछ धन ही मिला है, तो भले ही आज्ञा नहीं ली हो, परमिशन नहीं ली हो, कोई बात नहीं, हमारा भतीजा है और हमारा ही जो है दामाद भी है। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से कड़ा मानिकपुर आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो भी संपत्ति था उसमें एक हिस्सा जो है जलालुद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप देता है कि चाचा को विश्वास हो जाए, आगे कुछ हो सकता, आगे कुछ बड़ी प्लानिंग होगी उसकी। ठीक है, तो चाचा आए, भव्य तरीके से उसने स्वागत किया और भेंट स्वरूप दी कि चाचा अपने जो है दिल्ली वापस हो जाते हैं। और बदले में चाचा जो है भतीजे को और पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार स्वरूप क्या, अभी तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, अवध का भी सूबेदार बना देता है। अवध जो लखनऊ वाला फैजाबाद वाला क्षेत्र है, अवध का भी तो भतीजे की तो बल्ले बल्ले हो गई कि भाई चाचा के बिना परमिशन, बिना मर्जी के तो आक्रमण किया, कामयाबी मिली और प्रमोशन भी हो गया, तो उसके लिए इससे अच्छा क्या रहा होगा। तो फिर उसने जब मालवा और भिलसा पे आक्रमण किया तो उसको ये जानकारी मिली कि मालवा भिलसा के ही निकट एक राज्य है देवगिरी, कि अगर उस पर आक्रमण करें, वो दक्षिण भारत का बड़ा संपन्न राज्य है, कि हाँ तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत डेवलप है। ये चीज़ जो है उसको मालवा भिलसा में पता लगी। अब जब कड़ा मानिकपुर में पहुंचा तो उसकी योजना बनाने लगा कि हमें एक बार कामयाबी यहाँ पे मिल गई, अगर हम उस पर कामयाबी हमें मिल गई तो हमें सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब उसके लिए प्लानिंग करने लगा। प्लानिंग करते करते उसने सेना गठित की, क्योंकि भाई पैसा उसके पास आ गया था, अवध की सूबेदारी भी मिल गई थी और टैक्स कर वगैरह उसके पास और भी आने लगा, इक्ता वसूला जाने लगा। तो धीरे धीरे उसने अपनी आर्मी के जो सैकड़ों ही सैनिक थे वो करीब करीब जो है 8000 की आर्मी तैयार की, 8000 की सैनिक तैयार किए बाकायदा उसकी एक प्लानिंग की हमें आक्रमण कैसे करना है। तो उस आक्रमण का जो 8000 जो सैनिक हैं इनको उसने देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए डायरेक्टली नहीं भेजा, 2-2, 4-4 के रूप में सैनिकों को जो है भेजा कि आसपास के गांव में जाएं, होते हुए जाएं, मिलते बांटते जाएं लोगों में, जो भी किसान खेती गांव देहात मिले कि अरे हम दक्षिण भारत में
काम धंधे की तलाश में जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश बिहार के लोग दिल्ली या बम्बई काम धंधे की तलाश में ट्रेनों में भर के जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो है छोटे छोटे ग्रुप में वो सैनिक गए और एक तय ठिकाना था कि देवगिरी राज्य के निकट जो है सब लोग जो हैं यहाँ से चल के यहाँ पे इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मतलब कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो इस तरीके से ये जो देवगिरी पे आक्रमण है ये 1296 में 1296 में होता है। देवगिरी जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ये, इसका बाद में नाम दौलताबाद भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शासक था वो यादव वंश का यानी कि रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। और इसका पुत्र भी था शंकर देव। शंकर देव। तो हुआ ये कि ये जो यहाँ से सैनिक 8000 यहाँ पे इकट्ठे हुए, पूरी गुप्तचरी के माध्यम से उसने देवगिरी के सर्वे कराया, इंक्वायरी ली, कौन कहाँ पे कमांडर कैसे हैं और कहाँ कहाँ पे सारी चीज योजनाबद्ध है, द्वार कब खुलता है कब नहीं खुलता है। और कुछ गुप्तचरों के माध्यम से उसको जब सूचना मिल गई फिर उसने आक्रमण की फाइनल तैयारी की। फाइनल तैयारी में उसने इन सैनिकों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 7000 प्लस 1000। 1000 सैनिक तो उसने कहा आप यहीं पे रहेंगे और हमारे आदेश का जो है पालन करेंगे। जब हम आपको कहें आक्रमण करने के लिए तो तभी आप आक्रमण करेंगे। तो यहाँ पे एक जलेसरी के नेतृत्व, एक कमांडर था जलेसरी, उसके नेतृत्व में 1000 सैनिकों की टुकड़ी रखी। 7000 सैनिकों को देवगिरी पे आक्रमण के लिए अटैक कर दिया। तो जो है भीषण अटैक हुआ और अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि बड़ा वीर के साथ साथ शातिर भी दिमाग था, जब देखा कि भाई हम वहाँ पे अगर क्या नाम कामयाब नहीं हुए तो हम कौन सी चाल चलनी है, तो उसने देवगिरी पे जब आक्रमण किया उसी समय सैनिकों में एक अफवाह फैला दी कि ये दिल्ली से 20,000 सैनिकों की ये टुकड़ी आक्रमण के लिए आ रही है पीछे और दिल्ली का ये आक्रमण है। तो वहाँ के सैनिकों में भी एक भयभीत थे कि दिल्ली का आक्रमण है तो बड़ा आक्रमण रहा होगा। दूसरा एक रीजन ये था कि जो राजा रामचंद्र देव हैं इनका बेटा जो है शंकर देव दक्षिण अधिकांश जो बड़ी सेना थी एक दक्षिण अभियान पे गई हुई थी, लेकिन फिर भी करीब 50,000 के करीब सैनिक थे। लेकिन अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हारने ही वाला था, लगभग डिसाइड हो गया था, क्योंकि वहाँ 50,000 सैनिक और कहाँ 7,000 सैनिक। लेकिन जैसा कि उसने मैसेज दे रखा था तो जो 1000 सैनिक जो रिजर्व में हैं रखे हुए थे उसने उनको लगा कि यार हमारे पास मैसेज ही नहीं आया। और सुल्तान ने भी जो योजना थी कि मैसेज भिजवाने की वो इतना युद्ध में ही उलझ गया, कामयाबी नहीं मिली और वहाँ पे मैसेज नहीं भिजवा पाया। इत्तेफाक से जो 7,000 सैनिक 1000 जो सैनिक खड़े थे तो उनको आभास हुआ चल के देखते हैं, चल के देखते ही चल के तो 1000 सैनिक दूर से लग रहा था कि 20,000 सैनिक। तो वास्तव में वहाँ पे जो किले के अंदर जो युद्ध हो गया और लगभग अलाउद्दीन खिलजी हार चुका था, तो वैसे एकदम से मैसेज आ गया कि दिल्ली की 20,000 सैनिकों ने और आक्रमण कर दिया, पूरी सेना आ गई है। तो 1000 जो धूल उड़ाते हुए सैनिक आ रहे थे वो जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से जो है उन सैनिकों को अपने कब्जे में, मतलब 7,000 सैनिकों से 50,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया, बाजी पलट गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का तुरंत जैसे ही मौका लगा रामचंद्र देव को अपने गिरफ्त में ले लिया। अब रामचंद्र देव गिरफ्त में आ गए, सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। बाद में पता लगा कि अरे वो तो सैनिक है तो 1000 ही हैं, थोड़े से सैनिक हैं। लेकिन अब क्या करता, युद्ध तो हार चुका था, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ चुका था रामचंद्र देव। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर
कब्जा कर लिया। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को देवगिरी में ही जीत लिया था। क्यों? क्योंकि कामयाबी मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन संपत्ति, जितना उसने सोचा भी नहीं था उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुई। और वो धन संपत्ति प्राप्त करके पुनः फिर कड़ा मानिकपुर आ गया। कड़ा मानिकपुर आया, अब फिर उसने वही चाल चली, एक खत अपने चाचा को भेजा और फिर वही बहाना मारा, चाचा हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने बिना आपकी आज्ञा के दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया। अब चाचा हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है, प्लीज़ आप जो है यहीं कड़ा मानिकपुर आ जाएं, हम आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं। चाचा भी तैयार हुए जाने के लिए। सभी गुप्तचरों ने चाचा को सतर्क किया कि कुछ संभावित खतरा है, आप मत जाइए वहाँ पे, जैसा कि मिला। तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई हमारा ही दामाद है, हमारा ही भतीजा है, ऐसा क्या होगा, नहीं 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 तुम्हें गलत कोई इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, नहीं हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और पिछली बार भी उसने बुलाया था तो हमारा बहुत सम्मान किया था, बहुत सारा हमारे राज को उसको फ़ायदा पहुंचा था, उसने जो लूट के लाया था वो हमें दे दिया था। लेकिन चाचा नहीं माने, चाचा दिल्ली से लालच में पहुंच गए कड़ा मानिकपुर। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी की योजना थी, वहीं भेंट करते हुए चाचा का सर कलम कर दिया, यानी कि हत्या कर दी। और चाचा का सर भाला में छेद के गांव-गांव घुमाता हुआ कड़ा मानिकपुर से सीधे जो भी गांव मिलते हैं, कहते हैं जो गांव मिलते थे उनको सबको, जो भी यहाँ से लूटा हुआ धन था उसमें कुछ सोने सिक्के, चांदी के सिक्के गांव में बांटता हुआ चलता था, जिससे कोई रिवोल्ट, कोई विद्रोह ना हो, लोगों में कुछ गलत मैसेज ना जाए। और यहाँ से आके दिल्ली की राजगद्दी पे कब्जा कर लेता है और अपना भव्य तरीके से जो है राज तिलक करवाता है। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी का जो है शासन समाप्त होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे एग्जामों में अक्सर यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर आप IAS की, PCS की, RO लोअर या GS का कोई भी एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें GS का कम रोल है या अहम रोल है, तो आप अपनी GS को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ, हमारे साथ मिलें और अपनी GS को नए आयाम दें, ठीक है। क्योंकि GS हिस्ट्री आप देखेंगे कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, अगर आपने प्लानिंग तरीके से नहीं तैयारी की तो बहुत बोरियत लगती है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डेट हैं, बहुत सारे ईयर हैं और कहानी बहुत उलझी हुई है, अलग अलग कहानियां हैं, कैसे सब समझेंगे। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे और विशेष जो है सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लेंगे तो आप उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं ब्रेन GS चैनल पे एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ठीक है। ओके।